हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मरियम अकील। वेलकम टू अलीगढ़ नंबर 1 कॉमर्स चैनल। टॉपिक हमारा चल रहा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसके हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कवर कर लिए थे इन आवर प्रीवियस वीडियोस। सो हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बिगिन विद आवर न्यू टॉपिक, जिसका नाम है डैमेजेस। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लिटरल टर्म क्या है डैमेज का। आपको क्या हो गया है, कोई नुकसान हो गया है। ठीक है, हमने पढ़ा था ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ब्रीच को जब हमने डिफाइन किया था तो हमने वहीं पे ये चीज समझ ली थी कि जब दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक पार्टी क्या कर रही है, उसको करने से मना कर दे रही है, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही है, तो वहां पे ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन अराइज होती है। इन कंसेप्ट को ध्यान में रख के आइए समझते हैं डैमेज की डेफिनेशन। तो डैमेजेस आर द मॉनेटरी कंपनसेशन अलाउड टू द एग्रीव पार्टी बाय लॉ फॉर द लॉस और इंजरी सफर्ड बाय हिम फॉर द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले हमने ब्रीच को क्यों रिवाइज किया, क्योंकि जब हम डैमेजेस पढ़ रहे हैं तो वहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज हो रही है वो क्या है, ब्रीच। अच्छा, जब ब्रीच के बारे में और अगर हम वापस से रिवाइज करें तो हमने एक एग्जाम्पल ली थी कि मान लीजिए मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको एक लैपटॉप फॉर अ पर्टिकुलर कंसिडरेशन और एक स्पेसिफिक डेट पे सेल करने वाली हूँ। सपोज कीजिए 50,000 में मैंने कहा था कि मैं सेल करने वाली हूँ। ठीक, तो अब क्या हुआ कि वो डेट अराइज हो गई, आप लोग मेरे पास आए कि मैम आपने बोला था वो लैपटॉप सेल करने के लिए, लाइए हमें सेल कर दीजिए। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना था, मैंने उसी दिन आपको मना कर दिया कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू। ठीक है, मैंने मना कर दिया। तो वो कौन सी टाइप ऑफ ब्रीच थी, वो ब्रीच थी आपकी एक्चुअल ब्रीच, यानी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना था उसी दिन मैंने रिफ्यूज कर दिया। अनदर फॉर्म ऑफ ब्रीच क्या था आपका, एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या था कि जहां पे उस डेट के अकर होने से पहले मैंने आपको अपनी इंटेंशन या तो शो कर दी या फिर मैंने आपको मना कर दिया। ठीक है, दोनों ही केस में ब्रीच हो सकता है, या तो आपने बोल के धोखा दिया है, ठीक है, आपने ऐसी इंटेंशन शो कर दी, दोनों ही सिचुएशन में राइज हो सकता है। ठीक, एंटिसिपेटरी क्या था कि वो डेट अभी नहीं आई है, मान लीजिए 19 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना था, बट 17 में या फिर 18 में मैंने आपसे बोल दिया कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू माई लैपटॉप। तो व्हाट इज दिस, दिस इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। ठीक, अब दूसरी सिचुएशन जो होती है कि हम इंटेंशन शो कर देते हैं। इंटेंशन कैसे शो करेंगे भाई, क्या किया, आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था बट दूसरी पार्टी को, हो सकता है दूसरी क्लास के किसी स्टूडेंट को मैंने जाके सेल कर दिया, तो वहां से भी आपको क्या समझ में आ जाएगा कि मैम ने हमें बोला तो नहीं है बट उनकी इंटेंशन, उनके एक्शंस ने ये शो कर दिया कि हमारे साथ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक, तो अब ब्रीच आपके साथ हो गई, आप एग्रीव पार्टी हो गए, मैं डिफॉल्टिंग पार्टी हो गई। तो एग्रीव पार्टी इतनी सीधी तो है नहीं कि वो बैठी रहेगी, नहीं कोई बात नहीं हमारे साथ ब्रीच हो गई, अब क्या कर सकते हैं, जाने दो, ऐसा तो नहीं है। तो एक्ट ने भी आपको क्या कहा, ओके अगर आप एग्रीव पार्टी हो तो हम आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं, हम आपको रेमेडी देने वाले हैं। ठीक है, तो वही जो आपके साथ धोखा हुआ है इन अ कॉन्ट्रैक्ट, आपके साथ जो ब्रीच मैंने कर दी, वही क्या है, आपके लिए डैमेज है। आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, मैंने तो डिफॉल्ट कर दिया, एग्रीव पार्टी कौन हुए, आप हो गए। अब जब ब्रीच हो रही है, या तो आप एक्चुअल डे जहां पे आपको पता लग गया कि ब्रीच हो गई है, तब जाके आप लॉ को कंप्लेन कर सकते हो मेरे अगेंस्ट, या फिर अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच की सिचुएशन है तो आप वेट कर सकते हो कि हो सकता है एक्चुअल डे में मैम हमें सेल कर ही दें। ठीक है, दोनों सिचुएशन आपके पास अवेलेबल है, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो डैमेज बेसिकली क्या है, आपको एक कंपनसेशन दी जाएगी। ठीक है, एग्रीव पार्टी कौन है, आप हैं, डिफॉल्टिंग पार्टी मैं हो गई यहाँ पे। ठीक, तो आपको एक कंपनसेशन दी जाएगी, क्यों, क्योंकि आपको एक लॉस अराइज हुआ है। ठीक है, अब लॉ यहाँ पे क्या कोशिश करता है कि जो पोजीशन में आप थे बिफोर इनकरिंग ऑफ द लॉस, आपको वापस से उसी पोजीशन में रख दिया जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं होगी तो लोग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्यों आएंगे, उनको तो हमेशा यही डर लगा रहेगा कि भाई हमारे साथ अगर डिफॉल्ट हो गया, अगर हम एग्रीव पार्टी हो गए तो हम क्या करेंगे। तो लॉ ने आपको बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एग्रीव पार्टी हो, आपके साथ डिफॉल्ट हो गया है तो आपको डैमेजेस दिए जाएंगे, आपको कंपनसेशन दी जाएगी, जिससे आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। ठीक है, अब जो डैमेजेस हैं वो भी एक पर्टिकुलर टाइप के नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डैमेजेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों होते हैं, लॉस भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो उनके रिलेटेड कंपनसेशन भी डिफरेंट डिफरेंट अराइज होती हैं। तो जब डिफरेंट टाइप्स हमने देखे तो क्या क्या है, जनरल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, एग्जेम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। तो ये फर्दर डिवीजन है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस जो आपको लॉ ने बता दिए हैं। ठीक है, अगर इनके अंदर आपका कोई भी लॉस अकर हो रहा है, कवर हो रहा है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो फॉर क्लेमिंग द कंपनसेशन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं व्हाट आर जनरल डैमेजेस। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास जनरल डैमेजेस की, पहले वो देख लेते हैं। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन, द नेचुरल एंड डायरेक्ट लॉस सफर्ड बाय द एग्रीव पार्टी इज कॉल्ड जनरल डैमेज। ठीक है, क्या हुआ, नॉर्मल डेफिनेशन देखी, कुछ भी समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हुआ, ए और बी दो पार्टीज थी आपके पास, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, ये डिसाइड हुआ कि बी ए को क्या करने वाला है, सप्लाई करने वाला है
मान लीजिए वीट सप्लाई करने वाला है एट द रेट ₹200, ठीक है। बी सप्लाई कर रहा था ए को, वीट सप्लाई कर रहा था, प्राइस भी उन्होंने डिसाइड कर लिया था और एक स्पेसिफिक डेट भी उन्होंने डिसाइड कर ली थी कि इस डेट पे करेगा। अब क्या हुआ, जिस दिन उसको सप्लाई करना था ए को, उस दिन क्या हुआ, बी ने मना कर दिया, बी ने रिफ्यूज कर दिया या फिर बी ने कराई नहीं, तो वहां पे क्या हो गया, ए के साथ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ए क्या हो गई, आपकी एग्रीव पार्टी हो गई और बी जिसने डिफॉल्ट कर दिया है वो क्या हो गई, डिफॉल्टिंग पार्टी हो गई। अब ए को तो जरूरत थी उस वीट की, ए को तो हो सकता है कुछ उससे काम करना था और कहीं उसको सप्लाई करना था, तो ए इंतजार में तो नहीं बैठा रहेगा, चलो कोई नहीं, बी ने नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो तो कहीं और से जाएगा ना अब लेने। तो हो सकता है ए क्या गया, ओपन मार्केट के अंदर गया, मार्केट से उसने परचेज कर लिया वीट। अब बी से जब उसने कॉन्ट्रैक्ट करा था तो वो ₹200 के बेसिस पे डिसाइड हुआ था, बट जब उसने मार्केट से परचेज किया तो उसको देने पड़ गए ₹400, सेम क्वांटिटी ऑफ द वीट, ठीक है, सेम क्वांटिटी था, बी से ले रहा था 200 में, बट मार्केट से उसको मिला ₹400 में। तो यहाँ पे किसकी गलती है, ऑब्वियसली बी की गलती है ना। यहाँ पे ए को कितना नुकसान हो गया, ₹200 का उसको एक्स्ट्रा देने पड़ गए, ₹200 उसको लॉस हो गए। तो ये क्या है, एक जनरल लॉस है। अगर बी उस एग्जीक्यूट कर देता उस कॉन्ट्रैक्ट को तो ए को किसी भी तरीके का लॉस इनकम नहीं होता, सीधे सीधे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता। तो यहाँ पे ए की तो कोई गलती है नहीं, तो ए जा सकता है लॉ के पास और कहेगा कि भाई इन्होंने मेरे साथ रिफ्यूजल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करा है, मुझे ₹200 का लॉस इनकर्ड हो गया, तो मुझे उसका क्या चाहिए, क्लेम चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे जो डैमेज होते हैं, जो जनरल लॉसेज अराइज हो जाते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट लॉस सफर्ड होता है बाय द एग्रीव पार्टी, एग्रीव पार्टी यहाँ पे कौन था, ए था, बी डिफॉल्टिंग पार्टी था, तो उस केस में जो डैमेजेस आप क्लेम करते हो, दैट टाइप ऑफ डैमेजेस आर कॉल्ड व्हाट, जनरल डैमेजेस। नेक्स्ट टाइप ऑफ डैमेजेस क्या है हमारे, स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस क्या कह रहा है, अ लॉस दैट अराइजेस आउट ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे बात हो रही है, प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड स्पेशल डैमेजेस। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए, इस तरीके के डैमेजेस आप तब क्लेम कर सकते हो जब एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस अराइज हो गई है, आपको एक जनरल लॉस नहीं, एक स्पेशल लॉस अराइज हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें, ए और बी दो पार्टीज थी, वही चीज हम मान रहे हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे डिफरेंट लेना चाह रहे हो तो देखो, ए है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है रेलवे कंपनी के साथ, ठीक है, रेलवे कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट था कि रेलवे कंपनी ए को ट्रांसपोर्ट करने वाली थी फोडर, फोडर क्या है, जैसे आपका चारा वगैरह होता है, तो रेलवे कंपनी उसको सप्लाई करने वाली थी ए को, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए को क्या करना था, उस फोडर को कहीं कैटल फेयर में सप्लाई करना था इन रिटर्न, ठीक है, हो सकता है उसको वहाँ से कुछ इनकम जनरेट होने वाली हो या उसको और सेल करना हो वहाँ पे किसी बेसिस पे, किसी और को देना हो, तो उसने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा रेलवे कंपनी के साथ कि आप मुझे इस पर्टिकुलर दिन इतने अमाउंट में ये फोडर सप्लाई कर देना, ठीक है। अब रेलवे कंपनी डिलीवर नहीं कर पाई, फेल हो गई डिलीवर करने से, तो ये क्या है, एक ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस अराइज हो गई जहाँ पे आपको स्पेशल लॉस हुआ, ठीक है। उस केस में आप स्पेशल डैमेजेस क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। अब स्पेशल डैमेजेस को क्लेम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि पहले तो दोनों ही पार्टी को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस होगी, ठीक है। ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस का केस है। रेलवे कंपनी को भी मालूम है कि ए को वो फोडर कहाँ देना है, कैटल फेयर में देना है, और ए ने उसको बेसिकली कन्वे कर दिया है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, ए को कौन सा लॉस हुआ, पहली बात तो उसको नुकसान ये हुआ कि रेलवे कंपनी टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाई, ठीक है, उसको एक तो वो लॉस हो गया। दूसरा उसको क्या लॉस हुआ, हो सकता है वो फोडर जब वो कैटल फेयर में बेचने वाला था तो वहाँ से भी क्या हो सकता था, उसको कोई इनकम, कोई प्रॉफिट अर्न हो सकती थी, ठीक है। बट रेलवे कंपनी की वजह से ना तो उसको डिलीवरी मिल पाई और ना ही इन रिटर्न वो कैटल फेयर में उसको सप्लाई कर पाया, जिसके उसका प्रॉफिट का भी नुकसान हो गया। तो यहाँ पे उसको दोनों तरीके के लॉस हो गए, एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस अराइज हो गया। दोनों ही पार्टी को ये चीज़ पता थी कि ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तब भी उसने फेल कर दिया एग्जीक्यूट करने से कॉन्ट्रैक्ट को। तो ऐसे केस में ए के पास क्या है, एक बेसिकली राइट है दैट ही कैन क्लेम फॉर दी स्पेशल डैमेजेस। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डैमेजेस, एग्जेम्पलरी और दी विंडिक्टिव डैमेजेस। एग्जेम्पलरी और द विंडिक्टिव डैमेजेस कौन से डैमेजेस हैं, समटाइम्स द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मे रिजल्ट in the loss of credibility of a party and may hurt the party's reputation. The party's goodwill is damaged and there is an emotional shock. अब इसका क्या मतलब है, कुछ सिचुएशन, कुछ लॉस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप मॉनिटरी वे में कंपनसेट नहीं हो सकते, आपको इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, इतना आपकी इमोशंस को हर्ट किया गया है कि आप कहते हो कि नहीं भाई सिर्फ और सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे मेरे इमोशन के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे देकर नहीं चुप होने वाला, ठीक है। अब अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखो तो जनरली जो हम एग्जाम्पल्स लेते हैं वो ये है कि आपने किसी से मैरिज का प्रॉमिस किया है, जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट के वे में नहीं आता है, बट आपका एक केस भी था इससे रिलेटेड, तो उस वे में आपको जब इस टॉपिक को समझोगे तो यहाँ पे ये बताया जाएगा कि अगर आपने किसी लड़की से, सपोज कीजिए आपने कहा कि ओके हम शादी करने वाले हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि बात हो गई है, सारी इंतज़ाम हो गए, सब चीज़ें हो गई, सारी जो फैमिली प्रिपेयर करने वाली थी चीज़ें सब कुछ हो गया, हॉल बुक हो गया, सारा
जो भी आपको चीज़ें करनी थी सब कुछ आपने डन कर ली। अब जब शादी होने वाली थी तब आपने रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है, आपने रिफ्यूज़ कर दिया, तो वहाँ पे जो फैमिली है उसको मॉनेटरी लॉस तो ऑब्वियसली हुआ ही हुआ है, उसने सारी प्रिपरेशन कर ली, सब कुछ कर लिया, बट क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि वहाँ पे एक इमोशनल डैमेज भी हुआ है, एक इमोशनल शॉक भी हुआ है? किसको हुआ है? ऑब्वियसली लड़की को हुआ है भाई, उसकी वापस से अब शादी होगी जब जहाँ पे, तो उसको थोड़ी दिक्कत आएगी, इमोशनली वो एकदम हिल जाता है इंसान जब शादी कैंसिल हो जाती है। तो वहाँ पे क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन सफिशिएंट है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपने अगर किसी की रेपुटेशन को हार्म किया है, किसी की गुडविल को हार्म किया है, तो तब आपकी जो कैटेगरी आएगी वो आएगी विंडिक्टिव डैमेजेस के अंदर, यानी आप कोर्ट से जाकर कहोगे कि नहीं भाई सिर्फ और सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे मेरे जो इमोशन के साथ इसने खेल खेला है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, डैमेजेस के अंदर कवर्ड करना पड़ेगा। अब एक और एग्जाम्पल अगर आप देखो इसके अंदर, मान लीजिए एक ट्रेडर है, ठीक है, एक ट्रेडर है, डेली बेसिस पे चेक्स इशू कर रहा है वो, तो उसने क्या करा, चेक दिया, मगर बैंक ने विदाउट एनी वैलिड रीजन उसका चेक बाउंस कर दिया है, ठीक है। जनरली बाउंस कब होता है? जब आपके अकाउंट में उतने सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं है तो बाउंस हो जाता है चेक, बट उसके अकाउंट में पैसे भी थे, कोई वैलिड रीजन भी नहीं था, उसने किसी और पार्टी को वो चेक दिया था, बट वो बैंक में जब गया तो उसका चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो अब इस केस में क्या हुआ, जो ट्रेडर जिसने चेक दिया था उसकी तो क्रेडिबिलिटी पे इफेक्ट पड़ गया ना, बाकी जो ट्रेडर्स होंगे वो सोचेंगे अरे नहीं भाई इससे चेक नहीं लेना है, इसका चेक हमेशा बाउंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडर की तो कोई गलती थी नहीं, बट किसकी गलती थी? बैंक की गलती थी कि बैंक ने विदाउट एनी वैलिड रीजन उसका चेक बाउंस कर दिया। तो उस केस में ट्रेडर भी जा सकता है लॉ के पास, कोर्ट के पास, और डिमांड कर सकता है विंडिक्टिव डैमेजेस अगेंस्ट द बैंक, ठीक है। जनरली अगर स्मॉल अमाउंट है चेक के अंदर तब भी बाउंस हो गया है तो और ज़्यादा बुरी सिचुएशन होती है कि भाई इतना सा भी पैसा उनके अकाउंट में नहीं है जो चेक बाउंस हो गया, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपका क्या होगा, विंडिक्टिव डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो और कोर्ट से मदद मांग सकते हो, ओके। नाउ द नेक्स्ट डैमेजेस आर दी नॉमिनल डैमेजेस। अब नॉमिनल डैमेजेस आपसे क्या कहता है, व्हेन द एग्रीव पार्टी हैज नॉट इन फैक्ट सफर्ड एनी लॉस ऑफ द रीजन by the reason of the breach, the damage recoverable by him are nominal, that is very small। अब जब आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि एग्रीव पार्टी को कोई लॉस ही नहीं हुआ है, तो एग्रीव पार्टी को जब लॉस नहीं हुआ है तो वो डैमेजेस क्यों क्लेम करने जा रहा है? तो इसमें ऐसी सिचुएशन होती है कि मान लीजिए अगर हम वही वीट वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि ए और बी के बीच में वीट प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एट द रेट ₹200 में, ठीक है, बट बी ने क्या करा, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कर दी, उसने एट द डेट जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना था वहाँ उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, तो ए चला गया ओपन मार्केट से परचेज करने। इत्तेफाक से क्या हुआ, ओपन मार्केट से भी उसको ₹200 में ही मिल गया। पहले क्या हुआ था, जनरल डैमेज में उसको 400 में मिल रहा था जहाँ पे उसको 200 का लॉस हो रहा था। अब सिचुएशन ऐसी हुई कि जितने में वो बी से लेने वाला था उतने अमाउंट में ही उसको ओपन मार्केट से मिल गया है। तो एक्चुअल में एग्रीव पार्टी तो है ए, क्योंकि उसके साथ धोखा तो हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट उसको कोई भी लॉस नहीं हुआ। यहाँ पे 200 वो वहाँ से ले रहा था, उसने ओपन मार्केट से ले लिया, तो तब क्यों वो डैमेज लेने जा रहा है? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर लॉस ही नहीं हुआ तो क्यों लेने जा रहा है? तो इसलिए लेने जा रहा है ताकि एक जो डिसिप्लिन रहता है ना बिजनेस इंडस्ट्री में वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है जिसका जब दिल चाहा मुंह उठा के कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किया। एक वार्निंग दी जाती है, थोड़े से अमाउंट में आपसे डैमेजेस चार्ज किया जाता है। नॉमिनल का मतलब क्या है, बहुत थोड़ा सा, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो आपसे डैमेज तो लिया जाएगा, उतना अमाउंट भले ही ना हो, मगर आपको एक वार्निंग के तौर पे वो अमाउंट लिया जाता है कि आगे से आप क्या करो, क्या एग्जीक्यूट करो कॉन्ट्रैक्ट को। ऐसा नहीं हो कि जब आपका मन किया आपने एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है। सिचुएशन ये तो ऐसी थी कि लॉस उसको नहीं हुआ, बट अगर लॉस होता तो वो जनरल डैमेज तो हो जाता ना उसका, तो आगे से ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो, तो इसलिए नॉमिनल डैमेजेस चार्ज किए जाते हैं। तो ए क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है नॉर्मल डैमेजेस। After that the last damage we have is the liquidated damages and penalty। देख लेते हैं ये क्या होते हैं। अब हमारे लास्ट टाइप क्या है, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड दी पेनल्टी, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं। एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट बाय बोथ द पार्टीज दैट इज पेबल बाय द डिफॉल्टिंग पार्टी टू द एग्रीव पार्टी एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब चाहे हम लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात कर रहे हैं या पेनल्टीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा, जो दोनों पार्टी सपोज ए और बी दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रही हैं, तो दोनों को मालूम होगा कि हम अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं इन फ्यूचर तो हमें इतना अमाउंट ऑफ पेनल्टी या फिर इतना अमाउंट ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़ेंगे। दोनों आपस में डिसाइड कर लेती हैं उस अमाउंट को, ठीक है। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, इतना अमाउंट होता है जो आपका लॉस अराइज हो सकता है, ठीक है, जो आपका लाइकली लॉस है, जो आपको इनकर्ड हो सकता है इन फ्यूचर अगर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उस बेसिस पे आप लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पेनल्टी की बात करें, पेनल्टी क्या है, अमाउंट that is not related to the damages
is likely to be cost but disproportionately more and is fixed by both the parties. Both the parties decide करेंगे, ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई, चाहे लिक्विडेटेड डैमेज हो चाहे पेनल्टी हो. बट दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस उतने ही अमाउंट फिक्स करे जाते हैं जितना लॉस आपको अराइज हो सकता है अगर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट हुआ. अब पेनल्टी का आपको मतलब पता ही है, पेनल्टी क्या है, एज अ पनिशमेंट टर्म है, ठीक है, आप सज़ा देना चाहते हो दूसरी पार्टी को, तो इस केस में जो अमाउंट फिक्स किया जाता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, जितना आपको लॉस हो सकता है उससे भी बहुत ज़्यादा रखा जाता है अमाउंट, ताकि दूसरी पार्टी को एक वार्निंग रहे, एक डिस्करेजमेंट हो कि आपको लॉस नहीं, आपको क्या करना है, ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है जिससे लॉस अराइज ही ना हो. अब दोनों सिचुएशन में एक डिफरेंस ये और है कि जब लिक्विडेटेड डैमेज होते हैं तो वहाँ पे कोर्ट का कोई ये रोल नहीं है कि वो इंक्रीज कर दे लिक्विडेटेड डैमेज को या डिक्रीज कर दे, ये दोनों आप दोनों पार्टीज के बीच का डिसीजन है, वहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर नहीं करने वाला. बट पेनल्टी के केस में क्या होता है, हो सकता है आपने पेनल्टी का अमाउंट बढ़ाते बढ़ाते इतना एक्सेसिव अमाउंट रख दिया है कि वो अननेसेसरी है, ठीक है, ओवर एग्जैजरेट करके आपने अमाउंट रख दिया है उसका, तो उस केस में यहाँ पे कोर्ट के पास ये राइट है कि वो इंटरफेयर कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है कि जो आपने पेनल्टी आप चार्ज कर रहे हो दूसरी पार्टी से वो बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल है और इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आपने कर दिया है, तो वहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर कर देगा. ठीक है, तो ये थे हमारे डैमेजेस क्या होते हैं एंड देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस. आई होप आपके समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कॉमेंट section. Please like the video and subscribe to the channel.